बाहरी हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश पर। बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव और धीरज प्रकाश। बहारें हमको ढूंढेंगी, ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें हम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए उन शख्सियतों की बात करते हैं जिन्होंने ऐसा योगदान दिया है जिसके लिए आज तक हम उनको याद करते हैं। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय श्रीवास्तव और मैं हूं धीरज प्रकाश। संजय जी, आपको और तमाम श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं आपको मेरा नमस्कार और धीरज आपको भी। एक गीत सुनते हैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आज। जी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। धीरज, अभी हमने एक गीत सुना जो एक कालजयी गीत है, हमेशा बजता रहता है। आज से शायद 40 साल 45 साल पहले रिकॉर्ड किया गया होगा, आगे भी हमेशा सुना जाता रहेगा। जब हम कोई गीत सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है किसने उसको पर्दे पर गाया या अभिनीत किया। उसके बाद हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि इसका संगीत किसने दिया होगा। ये भी ख्याल आता है कि इसकी शूटिंग कहाँ हुई होगी, फिल्माइजेशन कैसे हुआ होगा, कितनी अच्छी एडिटिंग की गई या साउंड इफेक्ट्स कैसे थे इस गाने में। एक चीज शायद सबसे बाद में हमारे दिमाग में आती है, और मुझे लगता है जो ज़हीन श्रोता हैं वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं या उसको पता करने की कोशिश करते हैं इस गीत को लिखा किसने था। क्योंकि किसी भी गीत का जो मूल है वो उसके लिरिक्स हैं। इस गीत को किसने लिखा था धीरज?
ये जो गीत अभी अभी हमने सुना है, ये मुझे याद पड़ता है राजेश खन्ना जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया है। फिल्म करीब 45 साल पहले, जैसे आपने बताया, आई थी आनंद। और वो फिल्म और उसके सभी गाने उस जमाने में सुपर हिट हुए थे। और चूंकि अभी हाल ही में इस गाने के जो लेखक हैं, मैं तो कहूँगा कि इस गाने की वजह से वो शायद अमर हो गए हैं, उनका देहांत हुआ है, तो इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों को न पता होता, लेकिन इस वजह से अभी हम सबको ये मालूम है कि ये गाना किसने लिखा था। इस गाने के लेखक हैं योगेश, योगेश गौड़। संगीत दिया था सलील चौधरी ने। जी जी बिल्कुल। धीरज, योगेश जी का फिल्मों में आना एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। लखनऊ में रहते थे वो, जी। और बहुत कम उम्र के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। जैसा कि हमारे परिवारों में होता है, जिम्मेदारी पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़े लड़के पर आ जाती है। तो परिवार में सबसे बड़े थे, तो ये जिम्मेदारी परिवार का निर्वहन करने की उनके ऊपर आ गई। काम की तलाश में वो मुंबई पहुंच गए, और उनके भाई थे योगेंद्र गौड़, जो फिल्मों में स्क्रीन प्ले लिखा करते थे, काफी लोकप्रिय भी थे। धीरज, इनके जो भाई योगेंद्र गौड़ जी थे, उन्होंने अशोक कुमार और मीना कुमारी अभिनीत परिणीता फिल्म लिखी थी। शक्ति सामंत की फिल्म कटी पतंग के लिए भी उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था, और हावड़ा ब्रिज भी उन्हीं की लिखी हुई थी। तो काफी नोन व्यक्ति थे, काफी उनका रसूख था फिल्म इंडस्ट्री में। ये जो किस्सा है वो कुछ इस तरह से है कि जब योगेंद्र गौड़ के पास ये काम की तलाश में मुंबई गए, इनके एक मित्र इनके साथ लखनऊ से ही हो लिए थे। हालांकि उनके साथ इस तरह की कोई समस्या नहीं थी, वो एक जमींदार परिवार से थे। उनका नाम सत्य प्रकाश तिवारी, सत्तू। योगेश जी अपने इंटरव्यूज में बार बार उनका जिक्र करते रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर सत्तू नहीं होते तो वो फिल्म इंडस्ट्री में आते ही नहीं। वो उनके साथ गए थे वहाँ, और जब योगेंद्र गौड़ जी से वो मिले अपनी मदद के सिलसिले में, तो योगेंद्र जी ने उनका कोई खास रिस्पॉन्स दिया नहीं उनको। वहाँ से निराश होकर चले आए, लेकिन ये बात शायद उनके जो मित्र साथ में गए थे उनके दिल पे लग गई, और उन्होंने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब फिल्मों में ही तुम्हें कुछ करके दिखाना है। यानी सत्य प्रकाश तिवारी जी की ये आन का प्रश्न हो गया कि योगेश जी, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत अच्छे मेहनती आदमी हैं और अच्छा लिखते हैं, तो उनको उन पर बहुत भरोसा था। और दोनों दोस्तों ने वहां पर एक कमरा ले लिया, रहने लगे, और इसी तरीके से घूमते फिरते लोगों से मिलते थे हमेशा कि शायद कोई काम मिल जाए। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात गुलशन बावरा साहब से भी हुई, और वो फिल्मों में तब तक कई गाने लिख चुके थे। गुलशन बावरा और वो दोनों एक ही बिल्डिंग में असल में रहा करते थे। योगेश जी को कविताएं लिखने का पहले से शौक तो था ही। सत्तू जब उनके पीछे पड़ गए कि आपको फिल्मों में ही कुछ करना है, और जब गुलशन बावरा जी गाने लिख रहे हैं तो आप भी लिख सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो जाते थे फिल्मों के ऑफिस में। तमाम जो प्रोडक्शन हाउसेस थे उनके ऑफिसेज खुले हुए थे, तो उनके पास जाते थे और मिलने का प्रयास करते थे। ऐसे ही किसी जगह उनकी मुलाकात हुई रॉबिन बैनर्जी नाम के एक बड़े प्रसिद्ध संगीतकार हुए हैं उनसे। तो रॉबिन बैनर्जी के साथ उनका क्या वाकया रहा धीरज? तो रॉबिन बैनर्जी के पास जब वो पहुंचे तो रॉबिन बैनर्जी ने उन्हें कहा कि उनकी कविताएं देखने के बाद कि आपके जो कविताएं हैं वो मुझे पसंद है, और मुझे जब फिल्मों में कोई काम मिलेगा आगे तो मैं आपको काम दूंगा। इससे बड़े इनकरेज हो गए योगेश जी, और लगातार उनके ऑफिस में जाने तो लगे। उसके बाद वो जो भटकना था उनका कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे काम की तलाश में जो भटक रहे हैं वो बंद हुआ, और उन्होंने फिर रॉबिन बैनर्जी के पास जाना शुरू कर दिया। रॉबिन बैनर्जी साहब क्या करते थे कि उनको लेकर के सिटिंग करते थे और वो अपना हारमोनियम बजाते रहते थे। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन उन्होंने फिर बैनर्जी साहब को बोला कि बैनर्जी साहब, आप रोजाना ये हारमोनियम पे गाने बजाते रहते हैं, मेरे गाने का क्या, कुछ मेरे जो कविताएं हैं, गाने जो तैयार करने हैं, उन पे तो आप कुछ ही कर ही नहीं रहे हैं। तो बैनर्जी साहब ने उनको उस वक्त बोला कि भाई, जब मैं ये जो हारमोनियम बजाता हूँ एक्चुअली ये धुनें तैयार कर रहा हूँ, और आप जो गाने लिखेंगे वो इन धुनों के आधार पे गाने लिखेंगे। यानी पहले आप गाना लिखेंगे, उस पर धुन वो तैयार नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, यही प्रक्रिया उस वक्त भी चलती थी और शायद आज भी इसी तरीके से चलता है कि पहले धुन बनाई जाती है और उसके बाद उस पे गाने लिखे जाते हैं। तब उनको ये पता चला कि ये वो तब से मुझे धुनें बना रहे थे मेरे लिए और मुझे इन पे गाना लिखना है। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ गाने जो है वो उन धुनों के ऊपर तैयार किए, और उसके बाद वो करते रहते थे, ये काम चलता रहता था। तो उनके पास काफ़ी स्टॉक जैसा एक बन गया। तो थोड़े करीब मेरे ख्याल से साल या 1.5 साल के बाद
बनर्जी साहब ने उनको बोला कि भाई मुझे एक फिल्म मिल रही है और अगर आप कहें तो फिल्म मैं कर लेता हूँ। तो योगेश गौड़ ने कहा कि सर मैं तो अभी कुछ जानता ही नहीं हूँ इस मामले में, आपको जैसा उचित लगे आप कर लीजिए। तो रॉबिन बनर्जी ने वो फिल्म कर ली और इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई। उनको पहली फिल्म मिली, फिल्म का नाम था सखी रॉबिन। धीरज, सखी रॉबिन के लिए योगेश जी ने 6 गाने लिखे। रॉबिन बनर्जी ने उनको ऐसा कहा था कि आप 6 गाने लिखिए और उस समय के हिसाब से 150 रुपए 6 गानों के लिए उनको दिए गए। योगेश जी तो देखते रह गए। फिल्म प्रोड्यूसर को लगा कि शायद बहुत कम पैसे हैं, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो योगेश जी ने कहा नहीं, हमारे लिए ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो इस तरीके से एक लखनऊ के परिवेश से उठकर आए हुए योगेश मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे स्थापित होने लगे थे। पहली फिल्म सखी रॉबिन के लिए उन्होंने गीत लिखे और वो गीत अपने आप में इतने खूबसूरत थे कि आज भी हम उन गीतों को सुनते हैं तो स्तर पता चलता है कि किस स्तर के लेखक या गीतकार थे। ये जो फिल्म थी 1962 में आई थी, तो आप अंदाजा लगाइए, करीब 58 साल पुरानी बात है ये। धीरज, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी नवोदित गीतकार के गाने इतने बड़े कलाकार गाएं, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर। मन्ना डे तो उस समय अपने आप में बहुत अच्छे स्थापित गायक थे और पहला गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर ने उनका गाया। और उस वक्त ये हमारे पास जो गाने सुनने का जो माध्यम था वो रेडियो ही हुआ करता था। उस वक्त रेडियो सिलोन पे जो गाने बज रहे हैं वो उससे उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगता था। तो रेडियो सिलोन पे उनका एक गाना उस फिल्म का भी खूब लगातार बजता रहा। अगर आप कहें तो वो गाना हम लोग श्रोताओं के साथ शेयर करें। जरूर। ये गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाज में है और फिल्म जैसा हमने बात की सखी रॉबिन। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, बिन तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। तुमको गर एतबार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। दिल पे मुझको तो एतबार नहीं, ये वो शहर जिसे करार नहीं। दिल पे मुझको तो एतबार नहीं, ये वो शहर जिसे करार नहीं। दिल पे गर इख्तियार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। जब तमन्ना शबाब पर आए, हर तरफ एक खुमार सा छाए।
रहे किस्मत जो यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार। धीरज सखी रॉबिन फिल्म से योगेश जी के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई और इस फिल्म के बाद रॉबिन बैनर्जी साहब को भी लगातार धड़ाधड़ कई फिल्में मिली और योगेश जी को भी काम मिलना शुरू हो गया, क्योंकि योगेश जी और रॉबिन बैनर्जी साहब की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, एक जोड़ी बन गई थी। दोनों ने साथ साथ कई फिल्में की और इन फिल्मों में थी मार्बल मैन, जंगली राजा, रॉकेट टार्जन, फ्लाइंग सर्कस और भी 2-4 फिल्में थी। जब ये फिल्में रिलीज हुई तो उनका नाम लोग धीरे धीरे जानने लगे। जब फिल्में उनको मिली तो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स से भी उनकी मुलाकातें हुई और काम दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी करने को मिलने लगा उनको। इसी दौरान एक म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं जीएस कोहली, उनके साथ एक फिल्म योगेश को करने को मिली। फिल्म का नाम था एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड और ये फिल्म आई थी उनकी 1968 में। जीएस कोहली साहब ने इस फिल्म के लिए योगेश से एक ही गाना लिखवाया था और मजे की बात ये हुई कि फिल्म का यही गीत चला और खूब हिट हुआ। माना मेरे हंसी सनम, सूरज के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हंसी सनम, सूरज के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हंसी सनम। हैरत से यूं न देखिए, जरा हुआ तो क्या हुआ, हैरत से यूं न देखिए, जरा हुआ तो क्या हुआ, जरा हुआ तो क्या हुआ। अपनी जगह पे जाने मन, जरा भी आफताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हंसी सनम। शबाब का सुरूर छाया जो दो जहान पर, तेरे शबाब का सुरूर छाया जो दो जहान पर, छाया जो दो जहान पर। मेरी निगाह शौक से आया ये इनकलाब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हंसी सनम, सूरज के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हंसी
बातें सनम। धीरज, उनके गानों की क्वालिटी इतनी अच्छी थी और इस तरीके का सामंजस्य भी बैठ गया कि बड़े बड़े गायक उनके गानों को गाने लगे और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ योगेश जी ने काम करना शुरू कर दिया था। उषा खन्ना के साथ उनको काम करने का मौका मिला। इसके बाद फिल्म थी एक रात। शेख मुख्तार, श्यामा, भगवान, डेविड और सिमी इस फिल्म में थे और ये फिल्म भी 1968 में ही आई थी। इस फिल्म में अनजान और जलाल मलिहाबादी जैसे दूसरे गीतकारों के साथ योगेश जी ने भी एक दो गीत लिखे, लेकिन मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ एक गाना जो योगेश जी ने लिखा था वही फिर चार्ट बस्टर बना और बहुत सुपर हिट हुआ। इस गाने के बारे में एक जिक्र मैं करना चाहता हूं। इस गाने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी ने पता किया कि ये गाना किसने लिखा है और उसके बाद इस गीत के बोलों को सुनकर मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा कि सौंदर्य या खूबसूरती पर इससे बेहतर न गीत आज तक लिखा गया है न कभी लिखा जाएगा। जिस बात का जिक्र योगेश जी ने अपने कई साक्षात्कारों में किया है। संजय, ये किस्सा क्यों न उन्हीं के शब्दों में श्रोताओं के साथ साझा किया जाए। मुझे किसी ने बोला कि मजरूह साहब ने एक गाने की इस कदर तारीफ की है, उन्होंने बोला है कि खूबसूरती का इससे बढ़िया कोई गाना हो ही नहीं सकता है और वो गाना तेरा है। मैंने बोला पागल हुआ है क्या, मेरा गाना ऐसा खूबसूरती के ऊपर? जो मजरूह साहब ने वो कहा है, छोड़ यार झाड़ पे मत चढ़ा। और मजरूह साहब जब मुझे मिले पंचमदा के यहाँ तो मैंने उनसे पूछा, उसने बोला कि योगेश तुमने कैसे भी लिखा होगा मगर इससे बढ़िया गाना हो ही नहीं सकता, ना था ना है ना हो पाएगा, भगवान जाने। वो गाना था 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे, दांतों की जगह पर मोती चुन चुन के लगाए होंगे, जुल्फें काली करने को बदली को जलाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे, 2 नील कमल नीलम सी आंखों में खिलाए होंगे, अंगों में चमक देने को चंदा को गलाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे, कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे, दांतों की जगह पे मोती चुन चुन के लगाए होंगे, जुल्फें काली करने को बदली को जलाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे, सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे, 2 नील कमल नीलम सी आंखों में खिलाए होंगे, अंगों में चमक देने को चंदा को गलाया होगा,
ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। धीरज, अब तक योगेश जी का फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम भी हो चुका था और उनको ठीक ठाक पैसे मिलने लगे थे। लगभग 100 रुपए तक उनको एक गाने के लिखने के लिए राशि प्राप्त होने लगी थी, लेकिन उनका मन थोड़ा उचटने लगा था गीतों से। उनको लगता था कि जैसे बड़ी मोनोटनी सी हो गई है, जो गाने लिख रहे हैं बड़े मसाला टाइप के गाने हैं, कुछ जो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन की बात आती है, वो जो चाहते थे, जिस तरीके के वो लिखने वाले थे, शब्दों का जो इस्तेमाल वो करना चाहते थे और जिस चीज की बात वो करना चाहते थे, वो कुछ जम नहीं पा रही थी। तो एक समय ये भी आया कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? जब वो इस दौर से गुजर रहे थे, शायद उनका मन, जैसा आपने बोला कि उचट रहा था, वो ये सोचने लगे थे कि क्या कोई दूसरा काम शुरू कर दिया जाए जीविकोपार्जन के लिए। तभी कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ में कि उनका पूरा जीवन उसके बाद बदल गया। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। हुआ कुछ इस तरह से कि बासु भट्टाचार्य एक फिल्म बनाने वाले थे और उसके लिए उन्होंने सलील चौधरी साहब को कुछ गीत तैयार करने के लिए बोला। सलील चौधरी साहब का उस वक्त योगेश के साथ ठीक ठाक रिलेशन था, आपस में एक दूसरे से शेयर करते थे बातें। भट्टाचार्य साहब ने सलील चौधरी को कहा कि आप गीत तैयार कर लें और गीत जो लिखवाएंगे वो आप गुलजार साहब से लिखवा लीजिएगा। बासु भट्टाचार्य उस वक्त के बड़े निर्देशकों में शामिल थे और उन्होंने उससे पहले तीसरी कसम जैसी फिल्म डायरेक्ट की थी, जो अपने ज़माने में बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके गाने भी बड़े हिट हुए थे। एकदम सच, तीसरी कसम अपने ज़माने की कालजयी फिल्म है, आज भी लोग उसको याद करते हैं। और ये फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर लिखी गई थी और राज कपूर, वहीदा रहमान, बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला है। प्रेसिडेंट्स मेडल भी इस फिल्म को दिया गया था। हम लोग बात कर रहे थे बासु भट्टाचार्य की, उनकी फिल्म थी ये। तो वो उस वक्त गुलजार और शैलेंद्र जैसे बड़े गीतकारों के साथ काम करते थे और इसीलिए उन्होंने जब सलील चौधरी जी से कहा कि आप गाने तैयार कर लीजिए, तो उन्होंने गुलजार का नाम लिया। वो किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए और सलील दा ने वो गाने योगेश से लिखवाए और लिखवा के मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड कर ली। बात आई गई हो गई। फिर किसी भी कारण से, कारण कुछ भी रहा हो सकता है, वो फिल्म बनी नहीं। और वो जो 3 गाने थे उनके राइट्स एक बड़े दूसरे एक प्रोड्यूसर और हुए हैं बड़े, उनका नाम था एल.बी. लक्ष्मण। तो ये साउथ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुए हैं। इन्होंने भी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। चोरी चोरी जैसी फिल्म राज कपूर की उन्होंने प्रोड्यूस की थी। उन्होंने उन तीनों गानों के राइट्स खरीद के रख लिए सलील चौधरी से। और ये गाने करने के बाद, जैसा मैंने बताया कि वो बड़े उहापोह में थे कि क्या करें क्या न करें, मुंबई में रहें या वापस चले जाएं, तो वो वहां से कुछ समय के लिए ब्रेक लेके लखनऊ चले गए, योगेश और सत्तू दोनों। अचानक वहां से उनके पास फोन आया लखनऊ कि आप फौरन यहाँ आइए। हुआ दरअसल ये कि उसी वक्त ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म का संगीत देना था सलील चौधरी को। तो सलील चौधरी को ये लगा कि जो गाने हमने 3 रिकॉर्ड किए थे और जिनके राइट्स एल.बी. लक्ष्मण ने खरीद के रख लिए हैं, उसमें से 1 या 2 गाने इस फिल्म में बड़ा सटीक बैठ रहे हैं। जिस तरह की सेटिंग हुई होगी उसके आधार पर उन्होंने ये सोचा और उन्होंने ये बात ऋषिकेश मुखर्जी को बताई कि आपके फिल्म के हिसाब के 2 गाने हैं, लेकिन राइट्स एल.बी. लक्ष्मण के पास हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई वो गाने 2 मुझे दे दीजिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि 1 ही गाना मिलेगा, आप चाहे कोई गाना सेलेक्ट कर लें। तो 1 गाना वहां से ये इस फिल्म के लिए सेलेक्ट किया ऋषिकेश मुखर्जी ने उस वक्त। और गाना कौन सा था? ये गाना अगर आप कहें तो पहले गाना सुनवाऊं या आगे की बात हम बाद में करें? ये ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी आनंद, जिसमें काम कर रहे थे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और इतिहास है वो फिल्म। तो उसके बारे में कुछ कहना चिराग को दिया दिखाना है। और उसका जो गीत था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप
जलाए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, है मीठी उलझन बैरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये कह रहे, हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। इसी गाने को ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने पसंद किया और एलबी लक्ष्मण साहब से उसके अधिकार मांगे और इस फिल्म में वो गाना उन्होंने यूज किया। और इसी फिल्म में एक गाना था जिंदगी कैसी है पहली, जिसको हम कार्यक्रम के शुरुआत में ही सुना चुके हैं और इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जिंदगी के साधारण पहलुओं को कितनी गूढ़ता से
महसूस करके योगेश साहब गाने लिखा करते थे। इस फिल्म ने म्यूजिक इंडस्ट्री में योगेश को एक्चुअली अगली पंक्ति के गीतकारों की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया। और इसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि उनका मन नहीं लग रहा था, जिस स्तर का वो काम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, इसके बाद वो स्थितियां बदली और उनको फिर वैसा काम जैसा वो करना चाहते थे वैसा काम खूब मिलने लगा। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश पर। बातचीत कर रहे थे संजय श्रीवास्तव और धीरज प्रकाश। प्रस्तुति सहयोग राहुल भाटी, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता धीरज प्रकाश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुन सकते हैं कल रात्रि 11:20 पर। कार्यक्रम होगा बहारें हमको ढूंढेंगी।